संघर्ष यह बताती है कि बंदे में कितना दम है, अन्यथा बंदा तो बता ही देता है कि उसने कितना संघर्ष किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी,
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शनि गोचर कुंडली में अभी आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में ही अपने शत्रु सूर्य के द्वारा अस्त होने के लिए जा रहे हैं। शनि और सूर्य जैसे दो क्रूर और पापक ग्रहों का सप्तम भाव में एक साथ होना यह कतई ठीक नहीं माना जाता। सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ का होता है, तो ऐसे में इन दोनों का प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ को परेशान करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अगर आपके संबंध पहले से अच्छे नहीं हैं तो आपको और स्थितियां बिगाड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा बात और अधिक बिगड़ जाएगी। 7वां स्थान आपके व्यापार का भी होता है, आपकी साझेदारी का होता है, तो यहाँ पर भी आपको बड़ी सावधानी पूर्वक डील करने की आवश्यकता है। क्योंकि वाद विवाद होने की प्रबल संभावना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद और कार्य स्थल पर भी आपको इमेज की तकलीफ महसूस हो सकती है। सूर्य और शनि के इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से किसी कॉम्प्लिकेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि लॉयर हैं, लिटिगेशन झेलते हैं या हैंडल करते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल लिटिगेशन झेलते हैं, हैंडल करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी देखते हैं। वहाँ के लिए सूर्य और शनि के इस संयोग को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। जी हाँ, इन लोगों को विशेष रूप से सूर्य और शनि के युति से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग डिफेंस के सेक्टर में हैं उनके लिए भी शनि और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन्हें विशेष रूप से इस समय अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ का होता है, साथ ही साथ यह कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान और जनता, आपके दोस्तों को भी बताता है। तो इस समय सरकार सूर्य का कारक होता है और शनि कर्म का कारक होता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सरकारी कार्यों में आपको विशेष रूप से जनता जनार्दन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह समय आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपको विस्तारिता प्रदान करने का मौका तो देगा, लेकिन वहाँ पर आपको विशेष रूप से हर पहलू का अच्छे से जांच करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, कोई डिसीजन लेना चाहिए और वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। बाकी आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से विस्तारिता प्रदान करने के दृष्टिकोण से शनि के इस अस्त गोचर को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि जीवन साथी के साथ भी तालमेल काफ़ी हद तक खराब रहेंगे ऐसा दिख रहा है, इसलिए अपने घरेलू जीवन, पारिवारिक जीवन में आपको बैलेंस बनाकर रख करके चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और शनि वायु, तो अग्नि और वायु का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो यह थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला होता है। इस समयावधि में आपको अहंकार करने से, क्रोध करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके व्यक्तित्व का नुकसान हो सकता है, आपकी इमेज डाउन हो सकती है। बाकी यह समय मेहनत के दृष्टिकोण से, विस्तारिता के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल ही साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए और हनुमान जी की शरण में जाइए। जी हाँ, मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें वहीं पर बैठ करके।
और रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।